हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सी नयन गुप्ता। और पिछले वीडियो में हमने जान लिया था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो आइटम्स होते हैं उनके टर्म्स, उनके मीनिंग्स, उनके एक्चुअल मीनिंग्स की वो क्या मीन करते हैं। अगर वो एक बॉर्डर पे सिर्फ लिख दिया जाता है रेवेन्यू, अगर लिख दिया जाता है एक्सपेंसेस, तो उसके अंदर क्या क्या छुपा होता है वो हमने देख लिया। हमने तब पढ़ लिए थे एंटिटी का मतलब क्या था, रेवेन्यू का मतलब क्या था, सेल्स का मतलब क्या था, अदर रेवेन्यूज में क्या क्या आ रहा था, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, ये हमने पढ़ लिए थे। और हमने पढ़ लिया था कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज हम पढ़ लेते हैं थोड़ा और आगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम पढ़ेंगे रिसीट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, आज हम पढ़ेंगे गेन। तो एंड वी विल स्टडी परचेजेस, इनका मतलब क्या होता है। सो लेट्स बिगिन विद व्हाट आर रिसीट्स। रिसीट्स क्या होती हैं इंग्लिश टर्म में देखा जाए। रिसीट इज व्हाट, रिसीट इज समथिंग विच वी रिसीव। रिसीट्स का मतलब जो हमें मिला वो हुआ हमारा रिसीट्स। तो ऐसे तो रेवेन्यू भी हमें मिला था, तो रेवेन्यू भी होना चाहिए हमारा रिसीट। एक्चुअली रेवेन्यू भी हमारा होता है रिसीट। एनी मनी विच यू आर रिसीविंग इज योर रिसीट। बस जैसे हमने एक्सपेंडिचर को बांट दिया था ड्यू टू सम पर्पसेस, याद करिए हमने कैपिटल को डाला था बैलेंस शीट के लिए, रेवेन्यू आइटम को डाला था P&L के लिए या प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, ऐसे ही हम रिसीट्स को बाइफिकेट कर देते हैं इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल। अब रेवेन्यू रिसीट्स को देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स क्या, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स जिनको हमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता टू रिटर्न। हमें जब कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता टू रिटर्न, वो हो जाती हैं हमारी रेवेन्यू रिसीट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने देखा, अभी हमने बात की, एक डाउट था हमारा कि जो हमें रेवेन्यू मिला था, सेल्स का रेवेन्यू बेचने से गुड्स, वो भी हमारी रिसीट हुई। सो दैट वाज यस। अब वो हमारी रिसीट्स कैसे हुई, वो हो जाती है हमारी रेवेन्यू रिसीट्स। क्यों हो जाती हैं, गुड्स मैंने बेचे, मुझे मेरा सेल्स का रेवेन्यू, आई हैव नो ऑब्लिगेशन व्हाटसोएवर टू रिटर्न दैट मनी। मुझे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है रिटर्न करने की, वो पैसा मेरा है, तो वो हो जाएंगी मेरी रेवेन्यू रिसीट्स। इफ द रिसीट डज नॉट इनकर एन ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द मनी, तो वो हो जाते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। सिमिलरली एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी लिया था ये एग्जाम्पल, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। अब इस एग्जाम्पल का मतलब क्या था, इस एग्जाम्पल में मिस्टर बी के पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी था, तो उन्होंने मिस्टर सी को 1 लाख का लोन दिया था। तो मिस्टर सी या एंटिटी सी के लिए, बिजनेस एंटिटी सी के लिए लोन रिसीव्ड हुआ था 1 लाख रुपए का। दैट वाज लोन रिसीव्ड। अब ये लोन रिसीव्ड, आपने लोन तो ले लिया, अब लोन आपका थोड़ी होगा, पैसे आपके थोड़ी हो गए, आपको रिटर्न करने हैं उस पैसे को। तो ऐसी रिसीट्स जहां आपका ऑब्लिगेशन हो जाता है टू रिटर्न दैट मनी, ऐसा मनी ये मिस्टर सी को, बी को ये लोन वापस करना पड़ेगा आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो ऐसी रिसीट्स हो जाती हैं हमारी कैपिटल रिसीट्स। इफ द रिसीट्स इंप्लाई एन ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द मनी, दोज आर कैपिटल रिसीट्स। ओके, अब हमने एक एक डेफिनेशन पढ़ ली। पैसा वापस करना है तो कैपिटल, पैसा नहीं वापस करना हमारा है तो रेवेन्यू। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कंप्यूटर, व्हीकल, एवरीथिंग विच गिव्स यू अ बेनिफिट ऑफ मोर देन 1 ईयर। ठीक है, अब हमने अगर इन चीजों का सेल किया है तो वो जो पैसा हमें मिलेगा सेल से, वो हो जाएगा हमारा कैपिटल रिसीट। इसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं वो कैसे हुआ। हमारे पास एक कंप्यूटर था and that computer costing was rupees 60,000। अब वो इतना अच्छा कंप्यूटर था भैया, हमने 60,000 का खरीदा और हमने 60,000 में ही बेच दिया। हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ऐसा होगा नहीं, बट लेके चल लेते हैं भैया, हमने 60,000 में उसको बेच दिया। अब ये जो 60,000 हमारे पास आया, दैट वुड बी माई कैपिटल रिसीट एंड नॉट रेवेन्यू। साफ साफ बोल दिया जाता है, इसमें आपको कुछ नहीं देखना। इसमें अगर आपने फिक्स्ड एसेट की सेल करी है तो ये जो पैसा आपके पास आया वो हो जाएगा कैपिटल रिसीट एंड नॉट रेवेन्यू रिसीट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स कैपिटल रिसीट्स। और यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया था रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर, और इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट अगर सेल ऑफ करते हैं तो वो सिर्फ बिना सोचे समझे जाएगा कैपिटल रिसीट्स में। इसका एक और लॉजिक है, क्यों, रेवेन्यू रिसीट्स वो होती हैं
जो हमें अपने ऑपरेटिंग बिजनेस से मिलती हैं। गुड्स बेचना हमारा ऑपरेशन का काम है, रोजमर्रा का काम है, हम वो बेचते हैं, इसलिए हमें जो रिसीट हुई उससे वो हो जाएगी हमारी रेवेन्यू रिसीट। बट फिक्स्ड एसेट को सेल करना, मशीनरी को सेल करना, कंप्यूटर को सेल करना इज नॉट आवर रेगुलर बिजनेस, इसलिए वो चला जाता है कैपिटल रिसीट्स में। अब एक और एग्जांपल, HP, डेल, ये जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, क्या ये भी जब कंप्यूटर सेल ऑफ करेंगी इनके लिए भी वो कैपिटल रिसीट होंगी क्या? नो, द आंसर इज नो। ऐसा क्यों? क्योंकि उस बिजनेस का काम ही है कंप्यूटर बनाना और बेचना, तो वो उनके लिए हो जाएगा सेल्स का रेवेन्यू। जब डेल या HP कंप्यूटर बेचते हैं तो वो हो जाता है सेल्स का पार्ट एंड नॉट एनी कैपिटल रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट। आई होप समझ में आ रहा होगा कि जब फिक्स एसेट होता है किसी भी बिजनेस के लिए और उसका सेल होगा तो वो जाएगा कैपिटल रिसीट में, और जब ऑपरेशनल आइटम्स या गुड्स बेचे जाएंगे तो वो आ जाएगा रेवेन्यू रिसीट्स में। नेक्स्ट, ये हो गई रिसीट्स की बात। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक। हमने ये सब पढ़ा क्यों? रेवेन्यू पढ़ लिया, एक्सपेंसेस पढ़ लिए, किस लिए पढ़ा? वो पढ़ा सब इस चीज के लिए क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारे बिजनेस ने एक्चुअली कमाया कितना। मेरे को कुछ मिला, मैंने कुछ लगाया भी, मैंने कुछ खर्चे भी किए, तो मेरा नेट में क्या बचा? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? तो वो हमें जानना है, इसीलिए हम इतना सब कुछ समझ रहे थे। नाउ व्हाट इज एक्चुअली प्रॉफिट? प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर रिलेटेड एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपना वही वीवो फोन का। वीवो ने 100 फोन्स 100 रुपए के बेचे थे। ये अत्यंत ही हाइपोथेटिकल है। ये हुआ था उसका 10,000 हुआ था उसका सेल्स का रेवेन्यू। 10,000 था वीवो फोन्स का सेल्स का रेवेन्यू। अब इसे प्रॉफिट एंड लॉस के माध्यम से ना समझ के हम इसको नॉर्मल मैथ्स की तरह समझेंगे। अब मान लीजिए इस वीवो फोन्स को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट, वेजेस, सैलरीज, ये सब मान लीजिए 2,000 की लग गई। मान लीजिए 2,000 की लग गई एक्सपेंसेस, और परचेजेस या कॉस्ट ऑफ मेकिंग वीवो फोन्स वीवो वालों को पड़ा था। इसे इस टर्म को हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए मान के चलते हैं कि 10,000 के मान के चलते हैं ये वीवो फोन्स बने थे 5,000 में। तो अब आप सेल्स रेवेन्यू में से माइनस कर दीजिए एक्सपेंसेस और माइनस कर दीजिए परचेजेस। मतलब आपने कमाए 10,000 रुपए, एक्सपेंसेस हो गए आपके 2,000 रुपए, और आपने ये फोन्स खरीदे थे 5,000 रुपए में। आपने 100 फोन खरीदे थे 5,000 रुपए में, तो आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000, 3,000 का आपका हो गया प्रॉफिट। मतलब व्हाट इज योर प्रॉफिट? प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू 10,000 बड़ा है ओवर योर रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब प्रॉफिट टर्म जब हम यूज करते हैं, हम सिर्फ उसी के लिए यूज करते हैं जो कि रेकरिंग या ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं। ऐसे आइटम्स जो कि रेकरिंग रोजमर्रा में बार बार हम करते हैं, जैसे हमारा सेल्स, जब इन ऑपरेशन से हमें जो मिलता है, हमारे जो नेट प्रॉफिट होता है, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। अब ऐसा हमने बाइफिकेट क्यों किया कि रेकरिंग एक्सपेंसेस या रेकरिंग प्रॉफिट को ही या रेकरिंग आइटम्स को ही हम प्रॉफिट बोलेंगे? क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास आता है एक और टर्म एंड दैट इज गेन्स। ये भी रिलेटेड टर्म है, प्रॉफिट और गेन। अंग्रेजी में शब्द का मीनिंग तो सेम ही था, प्रॉफिट भी हमारी कमाई, गेन भी हमारी कमाई, बट इनका डिफरेंस होता है अकाउंटिंग वर्ल्ड में। अब वो क्या होता है? गेन इज एक्चुअली दैट प्रॉफिट जो हमें नॉन रेकरिंग आइटम से मिला। नॉन रेकरिंग आइटम मतलब वही हमारा पुराना एग्जाम्पल, हमने कंप्यूटर बेचा था, तो अगर हमें कंप्यूटर या फिक्स्ड एसेट बेचने में अगर जो भी हमें प्रॉफिट होता है वो हम बोल देते हैं कि हमारा गेन हुआ है। सिर्फ फिक्स एसेट्स का सेल से ही हमारा गेन नहीं होता, ऐसा कुछ भी
जो हमारे बिजनेस से इंसिडेंटल नहीं है या ऑपरेटिंग रेवेन्यूज से हमें जनरेट नहीं हुआ, वो सब भी आ जाता है हमारा गेन में। Gain is actually the profit arising from transactions incidental to business. Incidental मतलब which are not recurring, जो कि recurring नहीं है, वो हो जाते हैं हमारे incidental transactions या non recurring items. For example, sale of fixed asset. अब sale of fixed assets कैसे? कंप्यूटर था 60,000 का था, हमने 60,000 का लिया था, वो हमें मिस्टर बी मिले, उन्हें वो कंप्यूटर हमने बेचा 30,000 में, तो जो हमारा रिमेनिंग 30,000 का था वो हुआ हमारा लॉस। या मिस्टर बी को अगर हमने ये बेचा होता 90,000 में, तो ये हो जाता हमारा प्रॉफिट। ये हुआ हमारा नॉन रेकरिंग आइटम से प्रॉफिट। दिस इज फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट, विनिंग अ कोर्ट केस। अब विनिंग अ कोर्ट केस का मतलब कोई ऐसा कोर्ट केस जो बहुत पुराना लगा हुआ था और हमें उससे कॉम्पनसेशन मिल गया। कोर्ट केस रोजमर्रा रोज लगते नहीं है, कॉम्पनसेशन हमें रोज मिलता नहीं है, एंड दिस इज एक्चुअली नॉन इंसिडेंटल टू योर बिजनेस। योर नॉर्मल बिजनेस इज नॉट विनिंग अ कोर्ट केस एंड गेटिंग अ कॉम्पनसेशन। आपका नॉर्मल बिजनेस कुछ अलग है, एंड दैट इज टू इधर परचेज और सेल गुड्स। आपका ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है टू गेन अ कॉम्पनसेशन फ्रॉम योर कोर्ट केस। तो अगर आपको कोई कॉम्पनसेशन मिलता है कोर्ट केस से, तो वो आ जाता है आपका गेन में। नेक्स्ट, अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब अप्रिसिएशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक मशीनरी थी जिसकी वैल्यू वैसे 1 लाख की आई थी, बट आज क्योंकि उसकी डर्थ है मार्केट में या वो मिल नहीं रही है आसानी से, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हो गई है 2 लाख रुपए। तो ये जो अप्रिसिएशन हुआ 2 लाख और 1 लाख के बीच का डिफरेंस, तो वो हो जाता है हमारा 1 लाख का हो जाता है गेन। अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। मशीनरी थी जिसकी वैल्यू आज 2 लाख है, लेकिन खरीदी हमने 1 लाख में थी, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो हो जाता है हमारा गेन। तो टू सम अप, प्रॉफिट वो हुआ जो हमारे ऑपरेटिंग और रेकरिंग आइटम से जो हमने कमाई करी, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, वो हो जाता है हमारा प्रॉफिट। बट गेन इज समथिंग विच इज इंसिडेंटल टू आवर बिजनेस। ये कर ली हमने कमाई की बातें। अब देखते हैं कि लॉस क्या होता है। लॉस ऑपोजिट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन इसमें भी एक कैच है। वहां प्रॉफिट के लिए, हमारी कमाई के लिए देयर वर 2 टर्म्स, प्रॉफिट एंड गेन। बट लॉस क्या हुआ? लॉस हुआ हमारा डूबत खाता, हमारी लागत ज्यादा लग गई हमारी कमाई से, तो वो हो जाता है हमारा लॉस। लास्ट एग्जाम्पल को अगर कैरी फॉरवर्ड करें तो सेल्स का रेवेन्यू था, सेल्स रेवेन्यू वाज 10,000 और खर्चे हो चुके थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर 2,000। अभी यहीं अगर वो वीवो फोन्स बने या खरीदे गए होते 12,000 के इंस्टेड ऑफ 5,000 इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, अगर ये फोन 12,000 के खरीदे होते, तो जब हम इन दोनों को सेल्स रेवेन्यू में से माइनस करेंगे तो हमारा अपनी जेब से एक्स्ट्रा 4,000 रुपए लगा, एंड यू विल टर्म दिस एज लॉस। तो लॉस क्या हुआ? एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर योर रेवेन्यू इज योर लॉस। अब ये तो हुआ ऑपरेशनल खर्चे, ऑपरेशनल आइटम से हमारा जो लॉस हुआ, बट वहां पे जैसे गेन था, यहां पे कुछ नहीं है। डूबत खाता इज योर डूबत खाता, यहां पे कोई अलग टर्म प्रोवाइड नहीं किया गया, एवरीथिंग इज अ लॉस। अगर आप लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी होता है, अगर आपको फिक्स्ड एसेट के सेल पे अगर लॉस होता है, याद कीजिए हमने वो कंप्यूटर खरीदा था, हमारे पास जो कंप्यूटर था वो था 60,000 का। योर कंप्यूटर वॉज ऑफ 60,000। अगर मान लीजिए हमने वो कंप्यूटर सेल किया होता 30,000 में, तो ये जो 30,000 का था ये होता हमारा नॉन इंसिडेंटल लॉस। मतलब नॉन इंसिडेंटल लॉस, सॉरी इंसिडेंटल क्यों? क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग बिजनेस से नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे बोलेंगे लॉस। सो सेल ऑन फिक्स्ड ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ऑल्सो अ लॉस। अब लास्ट, लॉस इंक्लूड्स नॉन रेकरिंग और इंसिडेंटल आइटम्स ऑल्सो। इंसिडेंटल आइटम्स यहाँ पे क्या मतलब?
गुड्स या कैश लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर। अब गोडाउन में सामान था, आग लग गई, कुछ नहीं बचा, खर्चे तो आपके हो चुके थे, परचेजेस आपने कर ली थे, आपने पैसे दे चुके थे उस गुड्स को रखने या बनाने के लिए, खरीदने या बनाने के लिए आप वो खर्चा कर चुके थे, बट आप बेच नहीं सकते क्योंकि दोज गुड्स आर डैमेज्ड बाय फायर। तो वो हो गया आपका लॉस, आपका टोटल खर्चा गया पानी में, आपको वहां से कुछ रेवेन्यू नहीं आना। तो ऐसा भी खर्चा या ऐसा भी लॉस हो जाता है हमारा लॉस। तो लॉस में यहाँ 3 आइटम आ जाते हैं। नॉर्मल हमारा ऑपरेटिंग लॉस जो होता है फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग, यहाँ आ जाता है नॉन ऑपरेटिंग सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से, और तीसरा आ जाता है हमारा इंसिडेंटल आइटम से हमारा लॉस। कैश चोरी हो गया, गुड्स चोरी हो गए या गुड्स जल गए, ऐसे सब चीजें आ जाती है हमारे लॉस में। अब पढ़ लिया प्रॉफिट, पढ़ लिया हमने लॉस। अब आ जाते हैं एक डेफिनेशन जो कि है गुड्स। ये काम आएगी हमें थोड़े एक बैलेंस शीट के आइटम को भी समझने में। What is goods? Actually हम ऐसे बोलते रहते हैं ये गुड्स थे वो गुड्स थे, बट what is actually goods? Goods is nothing but सामान, ऐसा सामान जिसमें आपका बिजनेस डील करता है। सामान तो बहुत होते हैं, सामान तो पेन पेपर स्टेशनरी भी आप यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, बट वो सब गुड्स नहीं होते। गुड्स वो होते हैं जिनमें आपका बिजनेस डील करता है। जैसे वीवो लिमिटेड के लिए उनका गुड क्या होगा, उनका मोबाइल फोन, क्योंकि वो मोबाइल फोन को खरीदने बेचने में काम करते हैं। नेक्स्ट टाटा टी, टाटा टी के लिए उनका गुड क्या होगा, टाटा टी के लिए होगा, अगर टाटा टी चाय बनाती है तो वो जो चाय, वो फिनिश्ड गुड जो वो बेचते हैं, दैट वुड बी गुड्स फॉर देम। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस इज डीलिंग। अब ये डीलिंग के भी भैया 2 मतलब होते हैं। डीलिंग का एक मतलब होता है, डील आप कैसे कर सकते हैं, यू आर बाइंग एंड सेलिंग। आप कमोडिटी खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे उसमें। तो ऐसी एंटिटीज को कहा जाता है ट्रेडिंग एंटिटीज। ट्रेडिंग एंटिटीज, आप हैं ट्रेडिंग एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल किराने वाली दुकान के भैया, वो क्या करते हैं, वो टाटा टी बनाते नहीं है, टाटा टी का पैकेट खरीदा, टाटा टी का पैकेट बेच दिया। यू आर जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, सो दैट वुड बी that would be something your business is dealing in, तो वो हो जाती है आपकी ट्रेडिंग एंटिटी। नेक्स्ट एक पर्पस और होता है डीलिंग का, एंड दैट इज प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। आप कमोडिटी को बना रहे हैं और फिर बेच रहे हैं, ऐसी एंटिटीज हो जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। ये डिफरेंस हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन दोनों एंटिटीज की अकाउंटिंग, इन दोनों एंटिटीज का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में हल्का सा फर्क आ जाता है। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एन आइटम, यू विल बी अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल टाटा टी सिर्फ पैकेट्स बनाती नहीं है ऐसे ही, वो बागान में जाती है, चाय उगाती है, चाय पत्ती कलेक्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है, ग्रेड करती है, पैकेट्स में फिल करती है, फिर आपके पास आता है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट। So that is a manufacturing entity. So there are 2 types of dealing in the business. First is your buying and selling, and next is your producing and selling. तो जो भी ये products हैं जिसमें आप ये डील करते हैं वो कहलाते हैं goods। बस एक बेसिक डिफरेंस जो यहाँ हमें समझना है, products purchased for use in the business, ऐसे products जो आप use के लिए खरीद रहे हैं अपने business के लिए, those are not goods। वो goods नहीं होते। तो वो क्या होते हैं, वो खर्चे भी हो सकते हैं, वो असेट भी हो सकते हैं। अब ये कैसे, यूज में आने वाले गुड्स कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है स्टेशनरी, फर्नीचर, स्टेशनरी आइटम्स, पेपर, पेन, ऑपरेटिंग खर्चे ये हो गए, या फिर फिक्स्ड एसेट्स आपके कंप्यूटर, व्हीकल, फर्नीचर हुआ, आपका ऑफिस प्रीमाइसेस हुआ, आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सब आपने कमाए, आपने परचेज किए फॉर यूज इन द बिजनेस, बट आप इसमें डील नहीं कर रहे, इसलिए आप इनको गुड्स नहीं बोलेंगे। दीज वुड बी ईदर योर एक्सपेंसेस और योर एसेट्स। तो जिनमें हम डील करेंगे वो होंगे हमारे गुड्स। सो दिस सम्स अप व्हाट योर गुड्स आर। नेक्स्ट परचेजेस, गुड्स होंगे, अगर आए हैं ऐसी कमोडिटीज आए हैं जिसमें आप डील कर रहे हैं तो वो हो जाते हैं आपके परचेजेस, वो आप खरीद के लाते हैं या आप बनाते हैं। अब परचेजेस भी 2 पार्ट्स में बाइफिकेट कर सकते हैं। परचेजेस आर एक्चुअली टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस फॉर यूज और सेल। अब जो हमने पिछली बार पढ़ा था ट्रेडिंग कंसर्न के लिए परचेजेस डिफरेंट होंगे और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए परचेजेस डिफरेंट होंगे।
ट्रेडिंग कंसर्न के लिए लेके चलते हैं, वही हमारा पुराना एग्जाम्पल वीवो फोन्स। अब वैसे तो वीवो बनाती है फोन्स, या बेटर एग्जाम्पल वीवो की जगह होगा आपके किराना वाली शॉप। अगर किराने वाली शॉप है आपकी, तो उनके लिए परचेजेस क्या हुए, दैट इज योर FMCG प्रोडक्ट्स जो किराने वाले भैया अपनी शॉप पे रखते हैं। घी, शक्कर, तेल, एनीथिंग विच योर शॉपकीपर कीप्स इज व्हाट merchandise for resale is for a trading concern is your purchases। जो वो किराना वाला शॉपकीपर अपने लिए लेके आता है for resale is the purchases। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए purchases is something else। अब यहाँ पे अगर हम टी का एग्जाम्पल लेके चलें, तो टाटा टी के लिए टाटा टी पैकेट्स which your shopkeeper would purchase for you is purchases for the trading concern। लेकिन वही टी यहाँ पे परचेजेस डिफरेंट हो जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए टी बनी बनाई नहीं आ रही है। टाटा टी के पास पैकेट्स नहीं आता, टाटा टी पैकेट्स बनाती है। तो जो रॉ मटेरियल्स आई, जो चाय की पत्ती आई, दैट इज योर परचेजेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, प्रोसेस्ड इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड देन सोल्ड। आपके जो रॉ मटेरियल्स हुए, रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स, ये सब होते हैं परचेजेस एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए। रॉ मटेरियल्स, चाय की पत्ती, चाय की पत्ती वुड बी रॉ मटेरियल्स। प्रोसेस्ड गुड, अब चाय की पत्ती है, उसको प्रोसेसिंग के बीच में है, वो अभी वो पूरी बनी नहीं है, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है, तो दैट वुड बी परचेजेस। फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड्स का मतलब ऐसे अगर टाटा टी पैकेट्स, जिस पैकेट्स में वो रख के चाय पत्ती बेचेगी, वो पैकेट्स उसके पास बने बनाए अगर आते हैं, वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, इट एक्चुअली प्रोक्योर्स फिनिश्ड गुड्स ऑफ दोज पैकेट्स, तो वो फिनिश्ड गुड्स उसके लिए हो जाएंगे परचेजेस। तो ऐसे सारी चीज़ें जो एक बिजनेस परचेज करता है या खरीदता है फॉर डीलिंग इनटू प्रोडक्ट्स, फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट्स फॉर द यूज और फॉर सेल, फॉर यूज और सेल, तो वो हम कहते हैं परचेजेस। तो आज हमने देखा, आज हमने स्टार्टिंग से देखा कि रिसीट्स क्या होती हैं, रिसीट्स को हमने बाइफिकेट किया कैपिटल में, रेवेन्यू में। फिर हमने देखा कि प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है। प्रॉफिट भी दो टाइप में हमने बांटा, इंसिडेंटल हुआ तो गेन हो जाएगा, अगर रेकरिंग हुआ तो प्रॉफिट हो जाएगा। फिर हमने लॉस देखा, लॉस के बाद हमने देखा कि गुड्स क्या होते हैं, एक्चुअली गुड्स किसे कहते हैं। फिर हमने देखा कि परचेजेस क्या होती हैं। तो ये हमने मोटा मोटा सम अप कर चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो जो आपको आइटम्स दिखने वाले हैं या मिलने वाले हैं, ये सब उनकी हो गई समरी। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में वो सब टॉपिक्स देखेंगे या वो सब आइटम्स देखेंगे जो आपको एक नॉर्मल बैलेंस शीट में देखने को मिलेगी, लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनका मतलब क्या, इनकी इक्वेशन कैसे, ये सब हम देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। आज हमने पढ़ लिया पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, नेक्स्ट हम देखेंगे बैलेंस शीट। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सारे आइटम्स ये समझ में आए होंगे, इनका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, एंड नाउ यू वुड बेटर एनालाइज व्हाट योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू टेल यू। So thank you so much for watching, guys. Next, see you in the next video. Thank you. Till then, stay safe. Bye bye.